हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम थर्ड लॉ देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है उसमें वो ये बताया है कि जब तक किसी बॉडी पे हम फोर्स ना लगाए तब तक वो अपना स्टेट को मेंटेन करता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि उसमें हम फोर्स ना लगाए बाहर से। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा अगर हम उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो अगर ये बॉडी है तो ये सपोज टेबल है, इस पे ये बॉडी रखा हुआ है तो ये बॉडी इस पे रखा ही रहेगा अगर हम इसे कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते। इसका मतलब क्या होगा कि ये अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रहा है। इसके बाद अगर यही बॉल मान लो मूव कर रहा है ड्यू टू सम रीजन, किसी भी रीजन से ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में, अगर ये एक्स डायरेक्शन हम बोल रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था। ये जमीन है और ये इस जमीन पर आगे मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये और हम इस पर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करते, कोई फोर्स हम बाहर से इस पर अप्लाई नहीं करते तो ये मूव करता रहेगा। क्यों मूव करता रहेगा? क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है नहीं, तो ये क्यों रुके? तो इसमें हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे और ये चल रहा है तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर देखोगे तो रुकेगा। क्यों? बिकॉज नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक्सटर्नल फोर्स आता है। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ आता है? यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। लेकिन हम स्टैंडर्ड सिचुएशंस को कंसिडर करते हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन है सिंपल और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है और हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो जो है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, वो थियोरेटिकल सिचुएशन होगा। थियोरेटिकल सिचुएशन का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो थियोरेटिकल सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो बॉडी है इसको हम यहाँ से समहाउ ये मूव करना स्टार्ट कर दिया और ये सब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से सपोज करो कि मूव कर रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता ही रहेगा। हम इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, ये मूव करेगा बस करता रहेगा। इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका स्पीड कम होगा, ज़्यादा अप्लाई करेंगे रुक भी जाएगा और ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो पीछे जाने लगेगा। इस पर हम फोर्स दबाए ऊपर से तो टेबल अगर कमजोर है तो टूट के नीचे चला जाएगा। अगर इसको ऊपर उठाएं तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना ऊपर उठाने के लिए, तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब तक हम इसको फोर्स ना लगाए तब तक ये स्टेबल पर ही रहेगा। यही बोलता है न्यूटन का पहला लॉ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा अगर उसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। और अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसका ऐसा नहीं होना है कि उसका वेलोसिटी टाइम से बढ़ते जाना है कि पहले थोड़ा धीरे धीरे मूव कर रहा था फिर तेजी तेजी मूव कर लेगा फिर और तेजी मूव कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। मतलब पहले अगर 1 सेकंड में वो 2 मीटर कवर कर रहा था तो अभी भी 1 सेकंड में वो 2 मीटर ही कवर कर रहा है अगर उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो वो अगर उस तरह से मूव कर रहा है और हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें तो उसी स्पीड से वो मूव करता रहेगा फॉरएवर मूव करता रहेगा। तो यही उनका स्टेटमेंट है कि a body continues to remain in state of uniform rest. A body continues to remain in state of rest or of uniform motion until an external force acts on it. तो ये हुआ पहला लॉ। तो इस पहला लॉ से एक क्वांटिटी निकल के आता है जो कि है इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या चीज है? ये ना बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण उसके अंदर टेंडेंसी होता है कि हम जिस स्टेट में है हम उसी स्टेट में रहेंगे। जैसे कि अगर कोई बॉडी टेबल, अगर कोई बुक है और वो टेबल पे रखा हो तो वो बुक टेबल पर ही रहेगा, वो गिरेगा नहीं नीचे या फिर वो ऊपर अपने आप नहीं जाने लगेगा। तो उसका टेंडेंसी है कि वो वहीं रहना चाहता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो मूव करता रहे, क्योंकि उस पर अगर हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्यों रुकेगा? नहीं रुकेगा। जैसे अगर कोई बॉल है और वो इधर मूव कर रहा है तो इसके पास टेंडेंसी है मूव करते रहने का।
अगर हम इसको फोर्स लगाएंगे पीछे तब ये रुकना शुरू करेगा, लेकिन इसका जो मोशन है जो कि आगे हो रहा है वो इसका टेंडेंसी बन जाएगा कि मतलब इसका वो टेंडेंसी बन जाएगा कि ये आगे मूव करता रहे, और ये जो पीछे फोर्स है ये इसको रोकने का कोशिश करेगा। लेकिन ये जो आगे मूव कर रहा है ना, इसका जो आगे मूव करते रहने का टेंडेंसी उसको बोलेंगे हम इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब इनर्शिया का अगर हम डिटेल में बात करें तो इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो वो क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वैसे ही अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कोई बॉल अगर मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हमें कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, वो खुद से नहीं रुकता है, तो उसका टेंडेंसी क्या है, मूव करते रहने का। क्यों? बिकॉज वो पहले से मोशन में था, तो ये हुआ उसका टेंडेंसी टू कीप मूविंग, तो ये हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जो इनर्शिया होता है वो तुम्हारा मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया depends on mass of the object. ऑब्जेक्ट का मास पे इनर्शिया डिपेंड करता है। अगर एक छोटा सा बॉल हम ले लें, बहुत छोटा सा टेनिस बॉल ले लें और इसका मास भी कम है, तो इसको अगर ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और एक बड़ा सा आयरन का बड़ा सा बॉल ले सपोज 3 kg का, और ये भी सेम वेलोसिटी से ही चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए हमको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ये तो हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है, कोई भारी बॉल है वो मूव कर रहा है, और कोई हल्का सा बॉल है, हल्का बॉल है वो मूव कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमको कम ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जो बड़ा बॉल है उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। तो जो बड़ा बॉल है उसको रोकने के लिए ज़्यादा क्यों एफर्ट लगाना पड़ा, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसका टेंडेंसी टू कीप मूविंग वो ज़्यादा है। तो इस तरह से जो हमारा इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनर्शिया इस तरह से मास पे डिपेंड किया। उसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमको पहले लीनियर मोमेंटम डिस्कस करना होगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है मास ऑफ बॉडी इनटू इट्स वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p। ये हुआ लीनियर मोमेंटम, जो कि इक्वल होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स वेलोसिटी। तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर बॉडी का वेलोसिटी फिक्स हो, ये अगर फिक्स है और मास अगर बढ़ाते जाएं, मास अगर इंक्रीज करते जाएं, पहले 1 kg, फिर उसको हम 2 kg कर दें, फिर उसको हम 4 kg कर दें, और इस तरह से हम मास बढ़ाते जाएं, तो ये जो मोमेंटम है इसका वैल्यू भी तो इंक्रीज करता जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर मास ही फिक्स करते हैं, मास बोले कि हम 1 kg नहीं है मेरा बॉडी का, हम एक बॉडी लिया उसका हम वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि उसका जो मोमेंटम है वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों? पहले वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 kg मास इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हम बढ़ा दिए, फिर 1 kg है मास, लेकिन हम उसका वेलोसिटी को बढ़ा के 8 मीटर पर सेकेंड कर दिए। तो क्या ये प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है? ये प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है हर चीज़। तो वेलोसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो क्या हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज करने से लीनियर मोमेंटम बढ़ा, मास इंक्रीज करने से भी लीनियर मोमेंटम बढ़ा। अब अगर हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम का बात करें, तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं जो कि होता है डेल्टा। ये ग्रीक नोटेशन है जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं।
अब अगर हमको लिखना हो चेंज इन मोमेंटम, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम। ये हुआ चेंज इन मोमेंटम। ऐसे इसके बाद इसका मतलब होता है ना स्मॉल चेंज, मतलब छोटा सा चेंज आया मोमेंटम में, उसको हम लोग डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम का हम फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब जो मास होता है बॉडी का, वो तो जनरली कांस्टेंट होता है। कोई बॉडी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी बॉडी का मास तो अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा ना, बॉडी का मास तो फिक्स रहेगा। तो हम इस मास को बाहर निकाल सकते हैं, मास मेरा कांस्टेंट है। तो जो चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी वो क्यों चेंज करेगा, मास अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की चेंज होने से चेंज करेगा। तो ये हो जाएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा v। और देख हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मास कांस्टेंट ही रहेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किसी बॉडी का मास, किसी बॉडी का वेलोसिटी इतना हो गया या इसके आसपास हो गया, तब उस बॉडी का जो मास होता है वो उसकी स्पीड के साथ इंक्रीज करता है। लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, वो इस स्पीड को रीच नहीं कर पाते, इससे बहुत कम होते हैं। इसलिए उनका जो मास होता है वो इंक्रीज नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम इसका ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। उसके बाद अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of मोमेंटम। पहले तो ये समझो कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है। तो रेट ऑफ चेंज होता है चेंज पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चेंज आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास अगर हम बोले तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि मास में यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम। यूनिट क्या होता है, जैसे टाइम का यूनिट का बात करें तो होता है सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर। तो वन यूनिट मतलब किसी भी यूनिट में, SI यूनिट में या फिर सीजीएस यूनिट में एक यूनिट, मतलब या तो 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट या फिर 1 आवर या फिर 1 मंथ या फिर 1 ईयर, इस तरह से। तो एक यूनिट मतलब एक सेकेंड टाइम में कितना चेंज आया मास में, वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। उसी तरह से जब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज आता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लो जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t is डेल्टा p। ऐसा तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें कि डेल्टा p बाई t कर दें, जैसे क्या मिलेगा, मान लो ये जो था, ये सपोज करो कि ये 10 सेकंड था और ये चेंज था, ये सपोज कि हमारा था 20 kg मीटर पर सेकेंड।
20 kg/s ऐसा था। तो ये हुआ हमारा 10 सेकेंड में इतना चेंज आया ना, तो बाई 10 हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, बाई 10 अगर इसको हम डिवाइड करेंगे kg/s डिवाइड बाई 10 से, तो इससे क्या मिलेगा, एक सेकेंड में कितना चेंज आया। इसलिए हम रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए इसको डेल्टा पी को टी से डिवाइड करना है। तो ये क्या मिला हमको, रेट ऑफ चेंज। और किसका चेंज देख रहे हैं, मोमेंटम का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा इंटू डेल्टा v हो जाएगा और डिवाइड बाई टी था। तो मास ये क्या हुआ, मास इंटू डेल्टा v बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये पूरा क्वांटिटी हुआ, ये जो पूरा क्वांटिटी है ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी बाय यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। और इसी चीज को तो मैं एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे क्या पता चला हमको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, इसका मास m है और ये एक्सेलरेशन a से सपोज करो मूव कर रहा है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका जो होगा डेल्टा p बाई डेल्टा टी, डेल्टा p बाई टी, वो हो जाएगा मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन ऐसे। इसके बाद अगर हम ये देखें कि जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो डिफाइन कैसे होता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमको बताता है फोर्स क्या होता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स। तो चलो देखते हैं कैसे। जो फोर्स होता है ना, न्यूटन क्या किए कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और फोर्स जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी का मास, पहला है कि अगर बॉडी का जो मास है वो अगर कांस्टेंट है तो, और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी है इसका मास कांस्टेंट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन। ये पहला हुआ। दूसरा को ये पता लगाएं एक्सपेरिमेंट करके न्यूटन कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब हमको फोर्स लगाना है और फोर्स लगा के एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ही हमको जनरेट करना है, एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को जनरेट करना है। जैसे कि a इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमको जनरेट करना है। तो बॉडी का मास अगर कम होगा ना तो उस पर हमको कम ही फोर्स लगाएंगे और हमको ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये स्मॉल m, मान लो ये 2 kg है, ठीक है, और मान लो ये बड़ा बॉल है, ये है तुम्हारा 10 kg और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और दोनों में हमको सेम ही एक्सेलरेशन लेकर आता है। तो इसमें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लाने के लिए हमको कम फोर्स लगाना और इसमें वही लाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। यहाँ जो फोर्स लगाएंगे F1, दिस विल बी लेस दैन ऐसा। तो इससे उनको ये पता चला कि जो F है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल, वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है ना, इसका हम एक ग्राफ बना सकते हैं फोर्स और मास का, कि फोर्स हम ले लें y एक्सिस पे और मास हम ले लें x एक्सिस पे। इधर फोर्स हो गया और इधर हो गया मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है,
क्यों स्ट्रेट लाइन होता है? तो इसका मतलब है कि मास अगर डबल हो जाएगा, मास अगर m से 2m हो गया, m था पहले, अब हो गया 2m, फोर्स पहले f था, अब हो जाएगा 2f। अगर मास मेरा 3m हो गया, फोर्स f से 3f हो जाएगा। मास पहले m था, अब 4m हो गया, तो फोर्स भी f से 4f हो जाएगा। तो अगर इसको हम बनाए 1 2 3 4, यहाँ बनाए 1 2 3 4, तो मास जब m था तो फोर्स था f, मास 2m हुआ तो फोर्स हुआ 2f, मास 3m हुआ तो फोर्स हुआ 3f, मास जब 4m हुआ तो फोर्स हुआ 4। तो देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आता है। तो स्ट्रेट लाइन में एग्जैक्टली ओरिजिन से पास करेगा, तो ये तुम्हारा आएगा एक स्ट्रेट लाइन ऐसा। वैसे ही हम ये भी देखें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो इसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ऐसा, इधर एक्सेलरेशन और इधर फोर्स, या इधर फोर्स ले लो और इधर एक्सेलरेशन ले लो। इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर मास बढ़ता है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, और इस वाले ग्राफ का मतलब है कि अगर हम फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं सेम मास के ऑब्जेक्ट पे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है उसको अगर इक्वल टू से रिप्लेस करना हो तो राइट हैंड साइड वाला क्वांटिटी को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम इसको इक्वल टू से रिप्लेस करें तो फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये रिजल्ट कैलकुलेट करके निकाला गया कि ये जो फोर्स ये जो k आता है इसका वैल्यू 1 आता है, इसलिए अल्टीमेटली ये फोर्स जो हो जाता है वो हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया न्यूटन इसी को बताया, ये है तुम्हारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम देखे थे अभी कि जो मेरा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, ये मास इनटू एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के भी इक्वल था। तो अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेरा फोर्स है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये ज्यादा करेक्ट डेफिनेशन, बिकॉज ये हमेशा अप्लाई होगा, ये हमेशा एप्लीकेबल है। और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है ये केवल तब अप्लाई होगा जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं होगा ना तो ये आ जाएगा चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, जिसको हम लोग ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ऐसे हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसलिए मोर जनरल डेफिनेशन जो है वो है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, और हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।